हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। तो हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में और हमने कहा था कि एल्किल हैलाइड 3 प्रकार से केमिकल रिएक्शन दिया करता है, रासायनिक गुण दिया करता है। एक हमने कहा था आपको ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, दूसरी ये विलोपन अभिक्रिया देता है और तीसरी हमने बताया था आपको कि धातुओं से क्रिया करा करता है। तो दो तो हम पढ़ चुके हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने विलोपन अभिक्रिया के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं से क्रिया के बारे में। तो शुरू करते हैं धातुओं से क्रिया आज का लेक्चर। तो हेडिंग लगाओ, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी मेटल से रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करता है सोडियम धातु से, प्रोडक्ट बनाता है एल्केन। ध्यान रखना, जब भी मेटल की बात करेंगे तो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो एल्किल हैलाइड धातु मतलब सोडियम से क्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा? एल्केन बनाएगा। दूसरी इसी के जैसे एक और रिएक्शन होगी जिंक से क्रिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब भी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? एल्केन बनने वाला है। तीसरी हम पढ़ेंगे बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन मैग्नीशियम से क्रिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैं नीचे करके लिख देता हूँ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX। क्या बनने वाला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस रिएक्शन के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चौथी हम पढ़ लेंगे इसमें लिथियम से क्रिया। वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, उपस्थिति में रिएक्शन होगी और आपके पास क्या मिलेगा? एल्किल लिथियम मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलने वाला है? एल्किल लिथियम मिलने वाला है। तो आज हम इन रिएक्शन के बारे में डील करेंगे कि धातु से क्या क्या क्रिया करता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसमें, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया और इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्ज अभिक्रिया। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, रिएक्शन का नाम क्या होगा? वुड्ज अभिक्रिया। जी हाँ, वही रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया क्या होता है इसमें? जब आप एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर, ईथर कैसा लेना है आपको? ड्राई लेना है, बिल्कुल शुष्क लेना है, नमी ना हो बिल्कुल भी। उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम से क्रिया कराते हैं। सोडियम से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है। तो क्या बनती है बेटा? एल्केन बनती है। याद रखने वाली बात यह है कि इस अभिक्रिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस अभिक्रिया द्वारा सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्केन, सम्मित मतलब मैं बोल सकता हूं सम एल्केन, जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या सम हो, जैसे 2, 4, 6, 8,
सम एल्केन। तो इस अभिक्रिया द्वारा सममित एल्केन बोल सकते हो, सम एल्केन कह सकते हो, अच्छी बनाई जाती है। अब ये कैसे अच्छी बनती है, क्यों बनती है, तो हम बात करेंगे। फिलहाल तो आप याद रखो इस बात को। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि यह अभिक्रिया जो है वो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के काम आती है। यह अभिक्रिया कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के काम आती है, बढ़ाने के काम आती है। मतलब वुडज अभिक्रिया में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप एक कार्बन का अभिकारक ले रहे हो तो प्रोडक्ट या तो 2 कार्बन का मिलेगा या 2 से ज़्यादा कार्बन का मिलेगा। मतलब 1 से ज़्यादा कार्बन का मिलना है। जितने कार्बन का आप अभिकारक ले रहे हो, अभिकर्मक ले रहे हो, उससे ज़्यादा कार्बन का आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो यह अभिक्रिया कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के काम आएगी। ये कन्वर्जन में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम रिएक्शन करते हैं। हमने कहा ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन हुई बेटा सोडियम से। हम वुडज अभिक्रिया में 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्किल हैलाइड के और 2 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम के। कैसे लेते हैं वो आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल में सोडियम के लूँगा और 2 ही मॉलिक्यूल में किसके लूँगा, एल्किल हैलाइड के। तो फिर मैं इस एल्किल हैलाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ सुविधा के लिए, रिएक्शन में सुविधा के लिए। ये भी क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड ही है। भाई R को एल्किल बोलते हो, X को क्या बोलते हो, हैलाइड। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, बिल्कुल शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कहा ना जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है और इस अभिक्रिया के द्वारा सममित एल्केन अच्छी बनाई जाती है, सममित, जिनमें सम एल्केन होगी। दूसरी बात मैंने कहा यह अभिक्रिया कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के काम आती है। होगा क्या यहाँ से बेटा, ये वाला X, ये 2Na और ये X मिलकर क्या बाहर करेंगे, 2NaX बाहर करेंगे। ये R और ये R आपस में कनेक्ट होगा और प्रोडक्ट बनाएगा RR प्लस 2NaX। इस RR को हम क्या नाम देते हैं, एल्केन का नाम देते हैं। ये RR क्या है, एल्केन है। सपोज दैट R की जगह आपने रखा बेटा CH3, X की जगह आपने रखा Br, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। भाई एक कार्बन है मैथ, हाइड्रोजन हट रहा है तो आइल जोड़ोगे, मिथाइल। Br को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोमाइड का, तो इसका नाम होगा मिथाइल ब्रोमाइड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं सोडियम के, 2। एल्किल हैलाइड के भी कितने लेने हैं, 2। तो फिर से ये Br होगा और यहाँ पर कौन होगा, CH3। इसका नाम भी क्या होगा बेटा, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होने वाली है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करो। यहाँ से Br, यहाँ से 2Na और यहाँ से Br मिलकर क्या बाहर करेंगे, 2NaBr बाहर करेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या बाहर, 2NaBr बाहर। इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम, भाई नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 को हम एथ बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इथेन होगा। बोलो बात समझ में आई। अगर आप मान के चले C2H5 लेते हो, भाई C2H5 और यहाँ पर Br, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, Br को बोलेंगे ब्रोमो, या 2 को हम बोलते हैं एथिल, एथ, आइल जोड़ देंगे एथिल, Br को हम क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड है। कितने मॉलिक्यूल लेने सोडियम के, 2। दूसरे एथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लो बेटा, तो BrC2H5 किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। क्या, बिल्कुल शुष्क ईथर की उपस्थिति में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से चेक करो, 2NaBr बाहर, क्या मिलने वाला है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5।
मतलब ये मिलेगा आपको C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस साथ में क्या बाहर 2NaBr बाहर। इसका नाम क्या होगा बेटा, देखिए इसका नाम क्या होगा, बिल्कुल ये क्या है CH3 से मैं ओपन कर रहा हूँ CH2, भाई C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे भी C2H5 है तो उसे भी ऐसे लिखूंगा CH2 और CH3, मतलब इसके अंदर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो साथ में क्या जोड़ेंगे एन, ब्यूटेन, बेसिक लेक्चर में समझा रखा है इसके बारे में। लेकिन ये चारों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में सीधी श्रृंखला में है, तो जब कोई चेन सीधी होती है, जब कोई चेन क्या होती है सीधी होती है, तो उसके नाम से पहले हम एन लगाते हैं, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल चेन बोलते हैं। अगर कोई सीधी चेन है तो उसे हम कौन सी चेन बोलते हैं, नॉर्मल चेन। तो उस नाम से पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, एन लिखते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेन कैसी है, सीधी है। बोलो बात समझ में आई। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन होगा। भाई 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, लेकिन चेन कैसी है, सीधी, इसलिए क्या नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटेन होगा। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पे कि ये प्रोडक्ट कैसे बना और क्यों हम 2 मॉलिक्यूल यूज करें, इसके भी और इसके भी। आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मिटा दो, चलिए बहुत बढ़िया। समझते नहीं अच्छे से, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। अगर आपने यहां पर CH3Br लिया तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। आपने क्या लिया बेटा, सोडियम लिया, रिएक्शन सोडियम से कराई, 2 मोल्स लेने हैं सोडियम के, और साथ में अब के लिए आपने इथाइल ब्रोमाइड, अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लिया। अब पहले समान ले लेते हैं, इधर भी मिथाइल ब्रोमाइड था, उधर भी मिथाइल ब्रोमाइड था, इधर भी इथाइल ब्रोमाइड था, उधर भी इथाइल ब्रोमाइड था। तो देखो आप 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना था एथेन, जब मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे थे, जब इथाइल ब्रोमाइड ले रहे थे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना था नॉर्मल ब्यूटेन। अब अलग अलग ले रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड है और ये क्या है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगर ये ड्राई हुआ, इसके अंदर वाटर हुआ, H2O हुआ, तो हम जानते हैं जो सोडियम होता है वो H2S से रिएक्ट कर लेता है, बहुत तेजी से क्रिया कर लेता है, और क्रिया करेगा तो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ईथर के अंदर नमी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, नमी ना हो, शुष्क ईथर यूज करेंगे। चलिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा 2NaBr बाहर यहाँ से, ये CH3 और ये C2H5, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस क्या बाहर जा रहा है, 2NaBr। बोलो कितने कार्बन है, 3 को प्रो बोलते हैं, सारे सिंगल है बॉन्ड है, इसमें क्या जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेन। लेकिन खास बात ये है इसके अंदर प्रोपेन ही नहीं बनती, बल्कि और भी बाई प्रोडक्ट बना करते हैं, और भी उत्पाद बना करते हैं। वो कौन से उत्पाद होते हैं, हो सकता है बेटा कि CH3Br 2 मोल CH3Br के आपस में जुड़ जाएं। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल CH3Br के आपस में जुड़ेंगे और वो सोडियम से रिएक्शन करेंगे, जैसे मतलब हमारे पास कि भाई CH3Br हम जानते हैं 1 मोल CH3Br के अंदर कितने अणु होंगे बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 CH3Br के अणु होंगे 1 मोल में। तो हम 1 मोल CH3Br ले रहे हैं, तो 1 मोल के अंदर इतने सारे अणु होंगे, अवोगैद्रो नंबर, जिसे हम अवोगैद्रो नंबर बोलते हैं, होंगे नहीं होंगे। ऐसे ही इसके भी कितने मोल होंगे, अवोगैद्रो नंबर के होंगे। तो अगर हम मान लिया 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु, कितने अणु CH3Br के, 2 अणु आपस में जुड़कर सोडियम से क्रिया कर लें,
आपस में जुड़कर, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, आपस में जुड़कर किससे क्रिया कर ले बेटा, सोडियम से क्रिया कर ले, तो फिर ये किसका प्रोडक्ट बनाएगा, इथेन बना देगा। अगर इथाइल ब्रोमाइड किससे क्रिया कर ले, सोडियम से क्रिया कर ले, तो ये क्या बनाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बना देगा। बोलो समझ में आ रही है क्या बात, समझ में नहीं आ रही क्या बात? चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो 3 है। क्या पॉसिबिलिटी है कि जो CH3Br है बस वो दूसरा अपना मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर ले, CH3Br से क्रिया कर ले, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास जो एथिल ब्रोमाइड है वो बस सोडियम से क्रिया करके क्या बनाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बनाएगा। और अगर मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड आपस में क्रिया कर रहे हैं सोडियम से, किससे, सोडियम से, तब प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, प्रोपेन बन रहा है, तब प्रोडक्ट प्रोपेन बन रहा है। तो 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, वो तो आपको मैकेनिज्म में पता चल जाएगी। अभी कितने प्रोडक्ट बनने के चांस है, 3 प्रोडक्ट बनने के चांस है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस अभिक्रिया के द्वारा सम एल्केन अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि जब विषम एल्कीन बनी, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो जब विषम एल्कीन बनी तो विषम एल्कीन के साथ बाई प्रोडक्ट भी बने, मतलब प्रोपेन के साथ साथ में हमारे पास इथेन भी बना, और कौन सा बना बेटा, ब्यूटेन भी बना, तीनों प्रोडक्ट बने। जबकि अब जब हम बात कर रहे थे सम एल्कीन की, तो अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से कराऊं, थोड़ा बात को समझते रहना अच्छे से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा बेटा, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तब भी एथेन बनेगी, अगर इसके जुड़ जाए दोनों मॉलिक्यूल तब भी एथेन बनेगी, और अगर इन दोनों के आपस में जुड़ जाए तब भी क्या बनेगी बेटा, एथेन ही बनेगी। तो तीनों कंडीशन में प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, इसलिए सम एल्केन है ना, इसलिए इस अभिक्रिया के द्वारा सम एल्केन अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बस एक ही एल्केन की है। संभावना कितने एल्केन बनने की है, केवल एक ही एल्केन बनने की संभावना है, जबकि इस रिएक्शन के अंदर 3 एल्केन बनने की संभावना है। एक तो अगर दोनों मॉलिक्यूल CH3Br के जुड़ जाएं, क्योंकि रिएक्शन कंटेनर में हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है भाई एक ही कंटेनर में है ना, इसी कंटेनर के अंदर तो CH3Br पड़ा हुआ है, इसी कंटेनर के अंदर C2H5Br पड़ा हुआ है, और इसी कंटेनर के अंदर सोडियम पड़ा हुआ है। तो बस अगर सोडियम मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कर ले, या ओनली इथाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्ट कर ले, या फिर दोनों रिएक्ट कर ले, तो पॉसिबिलिटी है ना, अगर केवल मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्ट करता है तो एथेन बनती है, अगर केवल इथाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्ट करता है तो ब्यूटेन बनती है, और अगर दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोपेन बनती है। तो इसलिए विषम एल्कीन इसके द्वारा अच्छी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है। बात समझ में आई? और बनते क्यों है वो मैकेनिज्म में आप आराम से देखेंगे अच्छे से। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। रफ कर दो इस रिएक्शन को, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं बेटा क्रियाविधि की। क्रियाविधि मैं पहले ही बता दूं आपको, इस अभिक्रिया क्रियाविधि कैसी है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। कैसी है बेटा, मुक्त मूलक, यानी कि इसके अंदर जो माध्यवर्ती यौगिक होता है वो फ्री रेडिकल हुआ करता है, मुक्त मूलक हुआ करता है। तो ये कैसी होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनेगा, बीच का उत्पाद बनेगा, मध्यवर्ती यौगिक जो होगा वो कौन होगा, मुक्त मूलक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने रिएक्शन मान के चले ये एल्किल हैलाइड लिया, रिएक्शन कराई बेटा सोडियम से, आपने 2 मोल्स लिए थे, इसके भी 2 मोल्स लिए थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिया था, और प्रोडक्ट क्या बना था, 2NaX बाहर गया था, और प्रोडक्ट बना था RR + 2NaX।
इसका नाम हमने क्या दिया, एल्केन दिया। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। क्रियाविधि, अब यहां पर बात करते हैं क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सबसे पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। सोडियम का पता ही आपको परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1 होगा। आराम से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु है ना। ये धातु कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हुआ करती है, उन्हें हम धातु बोलते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस पे प्लस आ गया, साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब क्या होगा बेटा, ये जो एल्किल हैलाइड होता है, ये हैलाइड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। आपको बताया था वैद्युत ऋणात्मकता हैलाइड की बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक है। अधिक होने की वजह से ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण इस पे बेटा पार्शियली नेगेटिव आता है, पार्शियली पॉजिटिव। इस पे आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आता है। इस वजह से ये कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय मतलब होता है आयनों का आना, आवेश का आना। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, आवेश का आना। आवेश किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हैलाइड जो है ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु है, इसलिए इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जब ये ब्रेक होगा, प्लस माइनस में टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। मैंने कहा था बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होता है, फोन ClBr डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होता है बेटा, बताओ, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु कौन है, इंक्रीजिंग, अधिकता का क्रम, अधिकता का क्रम। सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर कार्बन और फिर कौन है, हाइड्रोजन। तो R कार्बन है। कार्बन और हैलाइड कौन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो कार्बन और हैलाइड में से विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी है, हैलाइड की। अगर हैलाइड की ज्यादा है तो बॉन्ड भी किसकी तरफ को ब्रेक होगा, हैलाइड की तरफ को। अगर बॉन्ड हैलाइड की तरफ को ब्रेक होगा तो माइनस इस पे आएगा और प्लस इस पे आएगा। तो बेटा R पे तो आता है प्लस। अब चेक करने वाली बात यह है बेटा, R पे क्या आएगा, प्लस, और X पे क्या आएगा, माइनस। चेक करने वाली बात यह है कि अब R के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए CH3 था, CH3 और ये Cl था, मान लीजिए। तो बेटा इन कार्बनों ने, इस Cl ने इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, Cl ले गया। Cl ले जाने से क्या हुआ, Cl के ले जाने से Cl के बाहरी कक्षा में तो 8 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन के कितने बचे, ये वाले बचे 2 2 ये बचे और 2 ये बचे। कितने बचे, 6, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गया, Cl ले गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, Cl। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बचे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सही, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब ये जो R प्लस है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो R प्लस है ये कौन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो कैसा हो गया, ये उदासीन हो गया। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो एक तो अयुग्मित हो गया ना, सारे तो युग्मित है, तो वह अकेला इलेक्ट्रॉन कैसा बैठा रहेगा, सिंगल बैठा रहेगा। ग्रहण करा इसने इलेक्ट्रॉन तो ये चार्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, R के पास है ना, ये बैठा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक बन गया। अब ये जो मुक्त मूलक है ये किसी दूसरे मुक्त मूलक की डिमांड करेगा, क्योंकि ये किससे साझा करे, किसी मुक्त मूलक से साझा करेगा। भाई ये किससे साझा करेगा, किसी दूसरे मुक्त मूलक से साझा करेगा। और यहाँ पर कोई मुक्त मूलक ऐसा है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन कर लेगा। कैसे कि हमारे पास सोडियम से कहेगा भाई
तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो 2Na प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं आपसे, राइट। तो यहाँ पर भी हमें कितने चाहिए, 2Rx चाहिएगा, तो 2 आपको R प्लस मिलेगा और 2 ही आपको क्या मिलेगा, X माइनस मिलेगा। बोलो 2 मॉलिक्यूल यूज कर रखे हैं ना, देखो 1 और 1 2, तो 2 मॉलिक्यूल यूज कर लिए। सोडियम में कितने यूज कर रखे हैं, 2 यूज कर लिए। अब ये 2R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करके 2R फ्री रेडिकल बनाएगा, मुक्त मूलक बनाएगा। तो ये R फ्री रेडिकल मतलब R मुक्त मूलक, दूसरा R मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, क्योंकि इसे भी स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे बेटा, R बनाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अब ये जो 2X माइनस है और ये 2Na प्लस है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, 2NaX बना लेंगे, 2NaX। फिर से समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं, बार बार समझना है, फिर से समझेंगे। हमने देखा था ये जो एल्किल हैलाइड है ये सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। और इस एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज करने होते हैं, हमें 2 करने होते हैं। मैकेनिज्म में हमने देखा ये जो Na है, सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो पहले सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो दूसरे सोडियम ने दूसरे इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 2Na प्लस मिला यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अब ये जो हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड, ये ध्रुवीय होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब ध्रुवीय होने का मतलब ये आयनों में टूटेगा। आयनों में टूटेगा तो साझे इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, X खींचेगा, तो X पे माइनस, R पे क्या आएगा, प्लस। तो X पे माइनस और R पे प्लस। कितने X माइनस मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखिए, तो 2 X माइनस मिलेंगे और 2 ही आपको क्या मिलेंगे, R प्लस मिलेंगे। अब ये 2 R प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, तो ये R प्लस इन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करके क्या बनाएगा, R फ्री रेडिकल बनाएगा, R मुक्त मूलक बनाएगा। भाई पहला R पहला इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करेगा तो उसका आवेश खत्म, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा R दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करेगा, उस पर भी क्या आएगा, उसका आवेश खत्म, उस पर भी क्या आएगा, एक फ्री रेडिकल आएगा, मुक्त मूलक आएगा। ये दोनों मुक्त मूलक आपस में योग करेंगे, साझा करेंगे और क्या बना लेंगे, R सिंगल बॉन्ड R बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको उसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। ये अगर समझ में आ गए आपको तो प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएंगे। चलो देखो बेटा, हमने कहा था CH3Br सोडियम से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और क्या बनाएगा, यहाँ से 2NaBr बाहर करेगा और बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 और प्लस 2NaBr, यही तो बनाएगा। बोलो इसका नाम क्या था बेटा, एथेन था। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आप समझ तो गए होंगे, अच्छे समझ में आ गई होगी बात आपको। पहले क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ये 2Na इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2Na प्लस मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले CH3Br आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा Br की तरफ को, क्योंकि Br की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, Br की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो 2CH3 पे क्या आने वाला है, प्लस, और Br पे क्या आने वाला है, माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2CH3 ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट कर रखे हैं, त्याग रखे हैं, उनको ग्रहण कर लेगा। जब पहला CH3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक फ्री रेडिकल आएगा, दूसरा CH3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरा फ्री रेडिकल आएगा, और ये दोनों आपस में साझा करके क्या बना लेंगे बेटा, CH3 बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट कर लिया, पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करो, सरफ कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए दूसरी चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ C2H5Br सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, अगेन Br C2H5 शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा 2NaBr,
और प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, C2H5 प्लस 2NaBr। मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो पहले वही सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या मिलेगा आपको 2Na प्लस, और साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। तो ये C2H5 जो Br है ये पोलर होगा, ध्रुवीय होगा, आयनों में टूट जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, Br। कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो 2 आपको मिलेंगे यहाँ से C2H5 प्लस और 2 मिलेगा आपको Br माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ भी, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करें, आप आगे बढ़े। क्या होगा, एक C2H5 एक इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड करेगा तो एक पे फ्री रेडिकल आएगा, दूसरा C2H5 दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रैंड करेगा, दूसरे पे फ्री रेडिकल आएगा, मतलब आवेश खत्म हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। चलिए दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। दोनों के दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये तो आपको बताइए 2NaBr बाहर हो जाने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, सीधी होगी तो नॉर्मल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, समझ में आ रही है बिल्कुल। बस ऐसे ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात समझ में आएगी। अब जो केस हमने पढ़ा था उसकी बात करते हैं। मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड था, सोडियम थी, साथ में इथाइल ब्रोमाइड था, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट चेक करो। मैंने कहा 3 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, वो आपको पता चलेंगे। एक तो ये बनने वाला है और प्लस 2NaBr बाहर, तो इसका नाम प्रोपेन बताया था। साथ में प्रोपेन के साथ साथ में ईथेन भी बनती है और ब्यूटेन भी बनती है। कैसे, वो मैकेनिज्म में देखते हैं। चलिए मैकेनिज्म, भाई वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। पहले वही सोडियम, दोनों सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे 2Na प्लस और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। पहला CH3Br का बॉन्ड टूटा, किसकी तरफ को टूटेगा, Br की तरफ को। तो CH3 पे क्या आने वाला है, प्लस, Br पे क्या आने वाला है, माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इस पे प्लस आया तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो त्याग रखा था उसे ग्रहण करा और क्या बनाया, CH3 मुक्त मूलक बनाया। बोलो बात समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया। फिर आया कौन, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड का बॉन्ड भी किसकी तरफ को ब्रेक होगा, Br की तरफ को। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि Br की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है किससे, कार्बन से। बहुत बढ़िया। तो क्या मिला बेटा, C2H5 पे प्लस, Br पे माइनस। अब C2H5 को भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन इसने त्याग रखा है सोडियम ने, ये देगा और क्या बनाएगा, C2H5 फ्री रेडिकल बनाएगा। बोलो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जो CH3 है, मैंने आपको बताया 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने अणु होते हैं 1 मोल के अंदर। ये आपने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ऐसे बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल होंगे, बहुत सारे होंगे। तो 2 आपस में अगर जुड़ गए, ये आगे अगर हम बढ़ाएं रिएक्शन को, तो अगर ये 2 आपस में जुड़ गए, कितने, 2, मतलब CH3 फ्री रेडिकल, अगर CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि ये बहुत सारे होंगे यहाँ पर। कितने होंगे, इतने सारे होंगे, करोड़ों, अरबों, खरबों। ये देख लो, गिन लो, गिने ही नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे CH3 के मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो बताओ क्या बनाएंगे, C2H6 बनाएगा क्या। ऐसे ये भी बहुत सारे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो अगर C2H5 और C2H5 आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बनाएंगे ना। इसका नाम आपको पता है, ये इथेन है, इसका नाम आपको पता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये और ये आपस में जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यहाँ, तो ये और ये आपस में अगर जुड़ जाते हैं, CH3 फ्री रेडिकल और C2H5 फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं, CH3 और C2H5 मीन्स क्या बनाते हैं, प्रोपेन बनाते हैं। तो कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं।
एक इथेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन और साथ में क्या बन रही है, प्रोपेन बन रही है। इसलिए विषम एल्कीन इस अभिक्रिया के द्वारा अच्छी नहीं बनती। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हमें इतनी पढ़ना था इस वुड्स अभिक्रिया में। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए PCl5 से अभिक्रिया करने पर यौगिक B बनाता है। यौगिक B Na ईथर से क्रिया करके नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण करता है। तो यौगिक A और B को पहचानो। ठीक है, उसने कहा, ध्यान देना ये कन्वर्जन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। उसने कहा A जो है वो PCl5 से क्रिया करके क्या बना रहा है, B बना रहा है, राइट। और B जो है वो बेटा Na ईथर तो सॉल्वेंट होगा, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है। आपको याद होगा C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5, यही बताया था ना, नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है। तो आपको बताना है A और B क्या होगा। पहली बात बेटा, 95% केसेस में, 95% केसेस में अगर कहीं आपको PCl दिख जाए तो समझ जाना वो किसके परीक्षण के काम आ रहा है, अल्कोहल के परीक्षण के काम आ रहा है। मतलब PCl5 किससे क्रिया कर रहा होगा, अल्कोहल से क्रिया कर रहा होगा, ये समझ जाना आप। 95 केसेस में, 95% केसेस में ऐसा होगा कि जहां पर आपको PCl5 दिखेगा वहां पर आप किससे रिएक्शन करा रहे होंगे, अल्कोहल से क्रिया करा रहे होंगे। तो मेरी बात ध्यान रखना, PCl5 अल्कोहल के टेस्ट के काम आता है, परीक्षण के काम आता है। मतलब मुझे अगर अल्कोहल का परीक्षण करना है कि यहाँ पर अल्कोहल है या नहीं है, तो उसमें PCl5 डाल दो। तो PCl5 क्या काम करता है, OH को हटा देता है और Cl को लगा देता है। पीछे भी अपने रिएक्शन पड़ी है, OH को हटा देगा और किसको लगा देगा, Cl को लगा देगा। इसका मतलब A तो अल्कोहल होने वाला है, A कौन होने वाला है, अल्कोहल। अब अल्कोहल, मैंने आपको बताया अल्कोहल में OH होता है, OH हटा देगा और क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। इसका मतलब B कौन बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनने वाला है B, क्योंकि OH को हटा देगा और क्या लगा देगा, Cl। तो अगर ये अल्कोहल है तो OH हटेगा, Cl लगेगा, तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड। अब बेटा उसने कहा ये जो एल्किल क्लोराइड वो सोडियम से क्रिया करके नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है। क्या बना रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन। इसका मतलब आप सोचो कि हमारे पास एल्किल क्लोराइड के, ये वुड्स अभिक्रिया है ना, चूंकि सोडियम ईथर ने रखा है, तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2। बताओ दोनों मॉलिक्यूल्स में R कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। अगर मैं R 2 कार्बन का रखूंगा तो C2H5Cl का नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। तो अगर मैं एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराऊंगा ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगर ये एथिल क्लोराइड बन रहा है तो A कौन होगा, एथिल अल्कोहल होगा। भाई C2H5OH होगा ना, क्योंकि R की जगह मुझे क्या पुट करना है, C2H5। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला होता है ROH। थोड़ा सा और हिंट ले लेते हैं, क्या होता है, ROH। ROH PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या काम करता है, OH को हटाता है और Cl को लगाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है पीछे, बढ़िया तरीके से समझा रखी है। OH को हटाता है, क्या लगा देगा, Cl को। और बाई प्रोडक्ट भी बताया था, POCl3 + HCl बाहर। कोई डाउट तो नहीं आता। चलिए, ये जो RCl है वो कह रहा है कि A से क्रिया करके सोडियम ईथर और क्या बना रहा है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन बना रहा है। तो C2H5 बनेगा ना, नॉर्मल ब्यूटेन यही तो है, ये बना रहा है। तो पूछ रहा है ये A और B क्या है, तो अगर ये A है तो ये कौन है, B है। चलिए अब आप खुद सोचो कि मुझे नॉर्मल ब्यूटेन कब बनेगी, पीछे भी रिएक्शन तो पड़ी, जब R क्या हो, C2H5, दूसरा R भी क्या हो, C2H5। इसका मतलब R क्या होने वाला है, C2H5 होने वाला है। तो मैं R की जगह क्या रखूँगा, C2H5 रखूँगा, तभी तो नॉर्मल ब्यूटेन आएगी। जब आप R की जगह क्या रखोगे, C2H5 रखोगे। अभी तो पीछे रिएक्शन पड़ी है। इसका मतलब अब थोड़ा बात को समझो, समझ में तो आ गई होगी आपको बात। अब हमें क्या करना है, आंसर देना है इस चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराऊँ
तो PCl5 का काम होता है अल्कोहल के टेस्ट देना, OH को हटाएगा और Cl को लगा देगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 बाई प्रोडक्ट के रूप में और प्लस HCl। इसका नाम क्या होता है, C2H5 को एथिल बोलते हैं और Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब अगर एथिल क्लोराइड की क्रिया बेटा मैं सोडियम से कराऊं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, आपको पता ही है, वो नहीं कहेगा आपसे 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। वो तो आपको एथिल क्लोराइड देगा और सोडियम ईथर देगा, तो आपको खुद पता होना चाहिए हमें कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, लो बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। बोलो भाई, बन गया ना, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एथिल अल्कोहल PCl5 से क्रिया करेगा तो एथिल क्लोराइड बनाएगा, एथिल क्लोराइड अगेन सोडियम इधर से क्रिया करेगा तो नॉर्मल ब्यूटेन। तो ए कौन है, ए हमारे पास एथिल अल्कोहल। बी कौन है, बी है हमारे पास एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और साथ में आप फॉर्मूला भी लिख दो, C2H5OH C2H5Cl। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम एवं यौगिक ए आपस में अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं, तो यौगिक ए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम एवं यौगिक ए आपस में अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं, तो यौगिक ए क्या है बताओ। सोडियम से क्रिया करा रहे हैं हम किसकी, ए की, तो ए की जगह हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, C2H6 बन रहा है। तो हमें ए बताना है क्या होगा। सिंपल सी बात है, बताओ सोडियम से कौन रिएक्शन करता है, एल्किल क्लोराइड, और एल्किल क्लोराइड करके क्या बनाता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनाता है। अब एल्केन की कौन सी है, इथेन। इसका मतलब 2 कार्बन की है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है ना, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का होगा, 1 कार्बन का। 1 कार्बन मतलब CH3, और हैलाइड आप कुछ भी रख सकते हो, Br रख सकते हो, Cl रख सकते हो, कुछ भी। तो अगर मैं देखो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये कौन है, मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराऊं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो यहाँ से ईथर भी गायब कर दिया इसने, अब क्या गायब कर दिया, ईथर भी गायब कर दिया। 2 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं हम, आपको पता है, तो यहाँ से 2NaBr तो बाहर चला जाएगा, CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 प्लस 2NaBr, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये इथेन बनाएगा। तो इसका मतलब ए क्या है हमारे पास, ए है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br। ए क्या है हमारे पास, मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ए सोडियम से क्रिया करके एथेन बना रहा है, तो ए क्या होगा, तो अगर आप CH3Br रखते हो, मिथाइल ब्रोमाइड रखते हो, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको बता रखा है मैंने 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, वुडजा अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये वुडजा अभिक्रिया है। तो 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, जब भी तो एल्केन बनते हैं वुडजा अभिक्रिया के द्वारा, तो 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो 2NaBr तो बाहर हो जाएगा, CH3 आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, इथेन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे से, वुडज अभिक्रिया के द्वारा मेथिल आयोडाइड तथा एथिल आयोडाइड का मिश्रण क्या उत्पाद बनाएगा। ऑप्शन है हमारे पास इथेन, बी ऑप्शन है हमारे पास प्रोपेन, सी ऑप्शन है हमारे पास ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बोल दो, ब्यूटेन बोल दो चलो, ब्यूटेन, और डी ऑप्शन है सभी। डी ऑप्शन क्या है, सभी। तो अभी हमने पढ़ाया आपको मिथाइल ब्रोमाइड तथा इथाइल ब्रोमाइड वुडज अभिक्रिया के द्वारा। तो क्या होगा, ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, वुडज अभिक्रिया में सोडियम से क्रिया करा करते हैं, और इथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास आयोडाइड है, ब्रोमाइड नहीं आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड। मैथिल मतलब CH3, आयोडाइड मतलब I, फिर एथिल आयोडाइड, तो एथिल मतलब C2H5 और आयोडाइड मतलब I। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, आपको बताया था यहाँ से 2NaI बाहर होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा C2H5CH3 मीन्स प्रोपेन, एक तो प्रोपेन बनेगा। लेकिन मैंने कहा था पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि दोनों मॉलिक्यूल इसी के जुड़ जाएं तो एथेन भी बनेगी, और अगर दोनों मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाएं तो नॉर्मल ब्यूटेन भी बनेगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, हमारे पास ब्यूटेन भी बनने वाली है, इथेन भी बनने वाली है, और
प्रोपेन भी बनने वाले। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, सभी बनेंगे, ब्यूटेन भी, इथेन भी और प्रोपेन भी। समझ में आए क्वेश्चन सारे के सारे आपको? चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। तो वुड्स अभिक्रिया के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और एक एक बात समझाई गई। बस एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा, ऐसे दे देगा वो आपको CH3Cl और यहाँ देगा सोडियम ईथर और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा ए, यहाँ दे देगा आपको C2H5Br, यहाँ देगा Na ईथर और आपसे क्या पूछ लेगा बेटा? प्रोडक्ट पूछ लेगा कि बी क्या होगा। तो ये जो दो मॉलिक्यूल नहीं देगा, ये दो मॉलिक्यूल आपको खुद लेने पड़ेंगे। सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल आपको खुद लेने पड़ेंगे, मतलब खुद समझना पड़ेगा आपको। आपको ये पता चल गया वुड्स अभिक्रिया है तो दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लेते हैं और दो मॉलिक्यूल हम किसके लेते हैं? सोडियम के लेते हैं। तो ये एथेन बनाएगा और ये नॉर्मल ब्यूटेन बनाएगा, ये आपको पता होगा। ये ध्यान रखना भाई, सोडियम ईथर दिख तो कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये बहुत बार बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन और, दूसरी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ये बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बिल्कुल कैसी है? ये वुड्स अभिक्रिया का दूसरा रूप है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होगा? बस आप Zn लोगे, मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराओगे? Zn से कराओगे। दो मॉलिक्यूल लेने, किसकी उपस्थिति में कराते बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या लिखोगे कि जब हम एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है। यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। राइट, यहाँ से क्या, क्योंकि Zn की दो संयोजकता होती है, कितनी? दो। सोडियम की एक थी, Zn की दो थी, तो दोनों को बैलेंस कर ले गए। तो हमें क्या बनाएगा? R बनाएगा और प्लस ZnX2 बाहर, ये एल्केन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया है। बस वहाँ पर सोडियम धातु लेते हैं और यहाँ पर हम कौन से धातु लेंगे? जिंक धातु लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। R की जगह सपोज दैट आपने CH3 रखा और X की जगह Br, तो इसका नाम होगा मिथाइल ब्रोमाइड। आपको क्या करना है बेटा? Zn से क्रिया करानी है और यहाँ भी आप क्या रखोगे? मान के चले X की जगह Br और R की जगह CH3, शुष्क ईथर लो और बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 2ZnBr2 बाहर और यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ से क्या बाहर? ZnBr2 बाहर, जिंक ब्रोमाइड बाहर। नाम इसका क्या होने वाला है? ईथेन होने वाला है। सपोज दैट R की जगह अगर आप क्या रखते हो? C2H5 रखते हो, तो इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। इस एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम Zn से कराएं BrC2H5, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बनने वाला है? यहाँ से 2ZnBr2 बाहर और हमें क्या मिलेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस क्या बाहर होगा? ZnBr2 बाहर। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड की जिंक धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। सेम बात वही होगी, इसके अभिक्रिया के भी द्वारा क्या बनाए जाएंगे? समान एल्कीन, सम्मित एल्कीन बनाई जाती है। इसमें भी हम विषम एल्कीन नहीं बनाए अच्छी विषम एल्कीन नहीं बनती है। ठीक है, वही रूल्स अप्लाई होते हैं इसमें भी जो हम वुड्स अभिक्रिया में करते हैं। रफ कर दो इसको, बहुत बढ़िया, नोट कर लियो। तीसरी, मैग्नीशियम से क्रिया, Mg से क्रिया। इसमें क्या लिखेंगे आप? जब एल्किल हैलाइड की
मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। जब हम कन्वर्जन करेंगे ना तब बताऊंगा मैं, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। कन्वर्जन में बड़ी हेल्प मिलेगी आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। मतलब अगर आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लिया तो समझो आप कन्वर्जन में आप कुछ भी बना सकते हो, राइट। तो जब हम एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं ऐसा अभिकर्मक लिख सकता हूँ, रिएजेंट। चलिए आर की जगह आपने CH3 अगर रखा और X की जगह आपने Br रखा तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड होगा। अब मिथाइल ब्रोमाइड की अगर आप Mg से क्रिया करा रहे हो तो Mg दोनों के बीच में आ जाएगा, शुष्क ईथर दोनों का आ जाएगा बीच में, और आपको प्रोडक्ट क्या देगा, CH3MgBr। इसका नाम क्या होगा, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और Br को हम बोलते हैं ब्रोमाइड। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सपोज दैट R की जगह आपने रखा C2H5 और X की जगह Br ही रख लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो अगर हम एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, Mg दोनों के बीच में आ जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा C2H5MgBr। इसका नाम क्या होने वाला है, C2 को हम बोलते हैं बेटा एथिल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। तो इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात। इन सब का नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है नाम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस रिएक्शन के लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि बनता कैसे है, इसे आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। रफ कर दूँ, बहुत बढ़िया। चलिए बनता कैसे बेटा, आप जानते हो ये एल्किल हैलाइड पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, आप जानते हो इस बात को। Mg से क्रिया, Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस ऐसे ही, एक्चुअल में सही तो ये है नहीं क्योंकि मैं मैकेनिज्म तो करा नहीं रहा हूँ इसकी, बस आपको हिंट दे रहा हूँ। ये पोलर है, ब्रेक होगा X की तरफ को, X इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, R पे प्लस आने वाला है और X पे माइनस आने वाला है। अब चेक करो, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोन पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट कर देगा, R+ को डोनेट कर देगा, क्योंकि लोन पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये उसे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो ये Mg क्या करेगा, R को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या कर लेगा, साझा। तो इसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन R को दिए, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन R को दिए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये प्लस चार्ज किस पे चले जाएगा, Mg पे चला जाएगा। तो Mg के साथ इसने साझा कर लिया और प्लस चार्ज किस पे चला गया, Mg पे चला गया। अब Mg पे प्लस और X पे माइनस, Mg प्लस और X माइनस आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, Mgx बनाएंगे। इसका मतलब ये प्लस और माइनस के बीच का बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयनिक होगा। लेकिन ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, इसके अंदर ये साझा कर रहा है ना, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट भी होता है, सहसंयोजी, सहसंयोजी लक्षण भी होता है, सहसंयोजी लक्षण बोल दो, गुण बोल दो, और आयनिक गुण भी होता है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल
धातु और अधातु के बीच जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध बोलते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको सहसंयोजी गुण का, इसके अंदर सहसंयोजी गुण होगा और इसमें क्या होगा, आयनिक गुण भी होगा। कौन सा गुण, आयनिक गुण। कितना परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 50-50% हुआ करते हैं। 50% सहसंयोजी गुण होगा और 50% इसमें क्या होगा, आयनिक गुण होगा। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड है बेटा, एक आयनिक है और एक सहसंयोजी है। आप सहसंयोजी बोल सकते हो इसको, एक आयनिक और एक सहसंयोजी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैसे बना पता चल गया, ये बॉन्ड टूटेगा R पे, X पे माइनस R पे प्लस, Mg दोनों इलेक्ट्रॉन R को दे देगा, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड बनेगा तो Mgx बन जाएगा। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकरण। रफ कर दो, बहुत बढ़िया। चलिए, बात समझ में आ रही है आप सबको, बहुत अच्छा। लिथियम से क्रिया, Li से क्रिया, लिथियम से क्रिया। तो बेटा हमने देखा जब हम एल्किल हैलाइड की लिथियम से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल लिथियम बनता है। क्या बनता है, एल्किल लिथियम बनता है, एल्किल लिथियम बनता है। ठीक है, कितने Li चाहिए हमारे पास, 2। इसे बोलेंगे R, Li को बोलेंगे लिथियम, एल्किल लिथियम बनता है। इसे क्या कहेंगे, एल्किल R को, और X को क्या बोलेंगे, हैलाइड। R की जगह वैल्यूज पुट करो CH3, X की जगह वैल्यूज पुट करो Cl। इसका नाम भाई Br भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, I भी रख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मिथाइल, Cl को बेटा क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। आपने मिथाइल क्लोराइड की लिथियम से क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl हटेगा, Li लग जाएगा, और एक Li और एक Cl मिलकर क्या बाहर करेंगे, LiCl बाहर करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3Li, और प्लस क्या बाहर, LiCl। इसका नाम क्या होगा बेटा, CH3 को बोलते हैं मिथाइल और Li को बोलते हैं लिथियम, तो इसका नाम होगा मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम। अगर आप C2H5 रखोगे तो इथाइल क्लोराइड की क्रिया अगर आप लिथियम से कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फिर क्या बनेगा, इथाइल लिथियम बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, इथाइल लिथियम। प्रोडक्ट C2H5Li और प्लस क्या बाहर होगा, LiCl बाहर होगा। इसका नाम क्या होने वाला है, इथाइल लिथियम। कोई दिक्कत? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।